हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम 20 दिसंबर 2025 की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा ये डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। इसमें हम करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक रहते हैं या फिर क्वेश्चन होते हैं उनको हम अच्छे से कवर करते हैं। हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटी या हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इसके साथ ही जियोग्राफी भी हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है, उसको भी हम अच्छे से कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। लेकिन इससे पहले हमने कल आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या था? जो VBSA यानी कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल है 2025, वो किसको रिप्लेस करेगा, कौन से इंस्टीट्यूट को? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है इसको रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज की हमारी पहली न्यूज है। 97 लाख वोटर्स डिलीटेड इन तमिलनाडु, 74 लाख इन गुजरात। तो देखिए दोस्तों, ये जो न्यूज है, यानी कि अगर हम SIR की बात करें या फिर अगर हम वोटर लिस्ट की अपडेट की बात करें, तो इसमें हमें अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो वोटर्स हैं उनके नाम डिलीट कर दिए गए हैं। तो आखिर हुआ क्या है? तो चुनाव आयोग ने पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूचियों की जांच करवाई। इस प्रक्रिया में तमिलनाडु से करीब 97 लाख और गुजरात से 74 लाख मतदाता के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। ये अभी अंतिम सूची नहीं है बल्कि एक ड्राफ्ट लिस्ट है पूरी तरह से। नंबर्स इन ड्राफ्ट रोल्स क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्टर्स डिलीटेड 97.3 लाख। रीजन क्या है? सबसे पहले डिसीज्ड जो है वो है 26 लाख। इसके अलावा शिफ्टेड जो है, सबसे ज्यादा जो माइग्रेट है, एब्सेंट है या शिफ्ट हो चुके लोग, उसमें 66 लाख से भी ज्यादा है। डुप्लीकेट एंट्रीज जो थी वो 3 लाख जितनी थी। ठीक है, इसके अलावा गुजरात में अगर हम देखें तो SIR से पहले जो है 5 करोड़ करीब वहां पर वोटर्स थे, लेकिन अब सिर्फ वहां पर 4 करोड़ के करीब वोटर्स रह चुके। 73 लाख वोटर्स जो है वो डिलीट कर दिए गए और इनमें सबसे ज्यादा संख्या जो है वो शिफ्ट होने वाले और एब्सेंट जो वोटर्स हैं उनकी देखी गई है। इसके अलावा मृत मतदाता अगर देखा जाए तो करीब 27 लाख तमिलनाडु में है और करीब गुजरात में अगर देखा जाए तो 18 लाख जो है मृत वोटर्स की लिस्ट शामिल की गई है। नाम क्यों हटाए गए? चुनाव आयोग इस चीज के लिए क्या कहता है कि एक से ज्यादा जगह पंजीकृत यानी कि ये डुप्लीकेट वोटर्स थे जो एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर भी रजिस्टर्ड थे। जो स्थायी रूप से दूसरे राज्य या फिर शहर में चलेंगे परमानेंट, उनके नाम काट दिए गए हैं। जिनका सत्यापन नहीं हो सका यानी कि वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? अब देखिए, हमने पीछे एक केस देखा था, उसमें क्या था कि CAA और SIR के चलते कुछ ऐसे यहाँ पर भारत में रहने वाले नागरिक हैं जिनको अभी तक भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया, क्योंकि कुछ ऐसे मामले यहाँ पर अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की या फिर किसी भी चुनाव आयोग की बात करें या फिर जो होम मिनिस्ट्री है उसकी बात करें, तो उसके द्वारा काफी ज्यादा डिले किया जा रहा है इस चीज को लेकर। तो इसी के कारण ही जो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया और इसके कारण वो लोग जो है वेरीफाई नहीं हो पाए। अब देखिए इसमें आगे क्या होने की संभावना है। सबसे पहले दावा और आपत्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन लोगों का नाम हट गया है वो दावा करते हैं या आपत्ति इसके लिए भी दर्ज करवा सकते हैं, यानी कि क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा सही दस्तावेज देने पर नाम जो है वो फिर से दोबारा जोड़ा जा सकता है अगर सही डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं वोटर्स के द्वारा। इसके अलावा अंतिम मतदाता सूची जो वो फेब 2026 में जारी कर दी जाएगी और उसमें पता चलेगा फाइनली कितने वोटर्स जो है वो भारत में कितनी स्टेट्स में बचे हैं। इसके अलावा राजनीतिक प्रक्रिया क्या रहेगी? तमिलनाडु में जो DMK है वहां पर जिसकी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या कहा है कि ड्राफ्ट लिस्ट की रिव्यू किया जाएगा और लोगों की मदद किया जाएगा। इसके अलावा AIADMK ने इसे फर्जी मतदाताओं को हटाने का एक सही कदम, यानी कि कुछ ऐसी सरकारें जो कहती है ये बिल्कुल सही कदम है जिससे फर्जी जो डुप्लीकेट मतदाता हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। अब देखिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे क्या होगा? सही और स्वच्छ मतदाता सूची से निष्पक्ष चुनाव संभव है, यानी कि SIR का जो एक तरह से यहाँ पर
अगर हम बात करें तो इसके फायदे की बात भी हो रही, लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पास सिर्फ एक जन्म प्रमाण पत्र ना होने के कारण, यानी कि जन्म सर्टिफिकेट ना होने के कारण ही उनके जो नाम काट दिए गए हैं। तो इसी तरह कुछ विपक्षों के द्वारा ये भी आरोप लगाया जाता है कि जो वोट, यानी कि जिनका पता है कि गवर्नमेंट को वो उनको एक तरह से वोट नहीं मिलने वाली, उनके नाम काट दिए गए, यानी कि ये गलत तरीके से एसआईआर किया जा रहा है। तो ये मतलब कुछ विपक्षियों के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसमें जो बड़ी संख्या से नाम जो हटाए गए हैं वो आम लोगों के हैं, यानी कि आम जनता में चिंता बहुत बढ़ चुकी है कि अब वो भारत के नागरिक रह पाएंगे या फिर नहीं। इससे क्या होगा कि उनका जो मत देने का अधिकार है उससे भी वंचित किया जा रहा है या फिर उन अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने सुधार का मौका दिया है ताकि कोई भी योग्य मतदाता, यानी कि जो वोट देने योग्य है लेकिन फिर वो वंचित ना रह जाए, इसलिए इसके लिए टाइम लिमिट दिया गया कि आप सही डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं और आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, तो सरकार ने क्या सोचा है सीएपीएफ में, यानी कि सीएपीएफ में अग्निवीर के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50% तक करने का अनाउंसमेंट की गई है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में अग्निवीरों के लिए 50% आरक्षण करने की कोई भी अभी तक, यानी कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा अग्नि योजना क्या है, अग्निपथ योजना, तो ये केंद्र सरकार की भर्ती होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत जो जवान युवा होते हैं उनको 4 साल के लिए, ओनली 4 इयर्स के लिए सेना में, नौसेना या फिर वायुसेना में भर्ती किया जाता है और उसके बाद फिर उनको रिटायर कर दिया जाता है। 4 साल की सेवा के बाद वे सेना से बाहर आकर सामान्य नागरिक की तरह नौकरी कर सकते हैं या फिर कुछ मामलों में सेना में आगे बने रह सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे केसेस भी रहेंगे जिसमें वो अगर इसी सेना में आगे जाना चाहते हैं तो उसमें भी जा सकते, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सीएपीएफ में अग्निवीरों के लिए आरक्षण क्या है, तो सरकार ने सीएपीएफ और जो असम राइफल्स है उसमें पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने का जो है वो निर्णय लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 10% आरक्षण देने का जो निर्णय लिया गया है अभी मिलता है उनको। यह आरक्षण जो है कांस्टेबल या फिर जनरल ड्यूटी पदों के लिए होता है। इसमें उम्र सीमा, यानी कि एज में जो एक तरह से छूट मिलती है, कुछ मामलों में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी छूट मिल सकती है। अब देखिए जो अगर हम बात करें सरकार की वास्तविक नीति आखिर क्या है, तो सीएपीएफ और इसके साथ ही जो असम राइफल्स है उसमें जो पूर्व अग्निवीर है उनको 10% आरक्षण मिला है, लेकिन अब उनको 50% कर देने का एक तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। इस पे बातचीत चल रही है। अब देखिए भारतीय संविधान में अगर हम आरक्षण की बात करें तो ये आरक्षण को लेकर है, तो इसमें संविधान का हवाला देना जरूरी है। तो अनुच्छेद 15, यानी कि आर्टिकल, यहाँ पर हम 15 की बात करें तो क्या कहता है, भेदभाव का निषेध एवं आरक्षण, यानी कि इसका जो अनुच्छेद 15 का जो खंड 4 है, यानी कि ऐसे लिखेंगे अनुच्छेद 15 का जो खंड 4 है वो क्या कहता है, राज्य को, किसी भी स्टेट को ये अधिकार, स्टेट मीन्स सिर्फ स्टेट नहीं, यहाँ पर नेशन की बात भी की गई है, राज्य पूरे देश को भी लिया गया, क्या अधिकार देता है कि सामाजिक या फिर शिक्षा के रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग है, बीसी है, एससी एसटी, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सके। इसके अलावा अनुच्छेद 15.5 यहाँ पर क्या कहता है, 103 जो संविधान संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शंस है, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए शिक्षा में 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 क्या कहता है, सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण, यानी कि जो सभी लोगों को रोजगार दिया जाएगा उसमें आरक्षण दिया जाएगा आर्टिकल 16 के तहत। इसमें भी 16 का 4A, यानी कि 16 का खंड 4 क्या कहता है, राज्य को अधिकार देता है कि पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, यानी कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है उसमें आपने देखा होगा आरक्षण, एक कोटा रहता है आरक्षण का, रिजर्वेशन कोटा, तो उसके तहत कुछ लोगों को नौकरियां मिलती है, तो वो इसी कोटे के तहत दी जाती है। इसके अलावा
4A खंड क्या कहते हैं, SC/ST को पदोन्नति यानी कि अगर उनका प्रमोशन करना है तो उनमें भी आरक्षण दिया जा सकता है। इसके अलावा बैकलॉग पदों को अगले वर्षों में भरने की अनुमति, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो वो 10%। सबसे पहले जो बात कही गई थी वो थी भेदभाव नहीं होगा, और उसके साथ अब 17 अनुच्छेद क्या कहता है, अस्पष्टता का अंत, ये सभी को पता ही होगा, अनटचेबिलिटी को मतलब खत्म करना। इसके अलावा अनुच्छेद 330 और 332 क्या कहता है, विधायिकाओं में आरक्षण, यानी कि यहाँ पर हर प्रकार के आरक्षण की बात कही जा रही है। अनुच्छेद जो भारतीय संविधान है ना, उसमें हर एक प्रकार के आरक्षण की बात है। अगर किसी ने आपने विधायिका में शामिल होना है, या फिर आपने कहीं न्याय में शामिल होना है, या फिर आप शिक्षा लेना चाहते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो इन सभी में जो है आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई। पंचायत नगर पालिका में 33% जो है अब महिलाओं की सीटें जो है आरक्षित रखी जाती। 106वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत इसको शामिल किया गया था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत। इसके अलावा आरक्षण की वर्तमान सीमा अगर हम देखें तो SC शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15% है, ST के लिए 7.5% है। इसके अलावा OBC के लिए 27% आरक्षण है, और EWS के लिए 10% आरक्षण है। तो कुल आरक्षण जो है करीब अगर देखा जाए, इनको हम अगर ऐड करते हैं तो इसमें टोटल 50% आरक्षण जो है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का केस था उसके तहत दिया गया था। इसके अलावा आरक्षण जो है भारतीय संविधान का एक सकारात्मक भेदभाव यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इसको ये नहीं हम कह सकते। अब देखिए बेसिकली आरक्षण क्यों दिया जाता है, आरक्षण इस वजह से होता है कि मान लीजिए हमारा ये जो समाज है इसमें ये अलग अलग तबके के लोग रहते हैं, यानी कि कुछ इसमें अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ थोड़ी ऊंची जाति के, कुछ नीची जाति के, या आप मान सकते ऐसे हैं। इसमें आरक्षण जो दिया जा रहा है ना, ये इन लोगों को दिया जा रहा है ऊपर आने के लिए, यानी कि इनके बराबर आने के लिए, या फिर इनसे थोड़ा इन निचले तबके के लोगों को ऊपर उठाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो ऊंचे तबके के लोग हैं वो ये मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर रोक देने के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, आप आगे तरक्की करते रहो, आप जो चाहे काम करते रहो, कुछ भी करो, है ना, आप आगे जा सकते। इनको रोका नहीं जा रहा है, बल्कि इनको थोड़ा ऊपर लाया जा रहा है जो निचले तबके के लोग हैं। तो इसी वजह से आरक्षण पर भी बहुत सारे विवाद उठते रहते हैं। हालांकि अब जो अग्निवीर है इसमें जो आरक्षण दिया जा रहा है वो भारत की जो युवा पीढ़ी है उसके रोजगार को या फिर उसके एम्प्लॉयमेंट जो है एक तरह से रोजगार को ध्यान में रखकर ये आरक्षण दिया जा रहा है कि जो निचले तबके के लोग हैं उनको ऊपर उठाया जा सके। लेकिन जो उच्च तबके के लोग हैं वो उनको ये महसूस होता है कि कहीं हमको यहीं पर ही स्टॉप ना कर दिया जाए। ऐसा नहीं है, आप आगे बढ़ते रहिए, लेकिन जो आपके नीचे तबके वाले लोग हैं जो आपसे कम है उनको भी ऊपर आगे आने का पूरा अधिकार है। इसी वजह से जो आरक्षण है इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की तरह माना जा रहा है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बयान आया है। क्या बयान आया है, कॉर्पोरेट्स हैव फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम असर्ट्स सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी रक्षा करना कंपनियों का मूलभूत कर्तव्य है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट शीर्ष अदालत ने ये चीज स्पष्ट कर दी कि इकोलॉजी और पर्यावरण की रक्षा सिर्फ सरकार या फिर नागरिकों का कर्तव्य नहीं है, कि अगर चाहो कि सिर्फ सरकार के द्वारा ही इसकी रक्षा करनी है या फिर आम नागरिकों के द्वारा ही इसकी रक्षा की जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें जो है कंपनी उसका भी ये अधिकार है कि वो इकोलॉजी की रक्षा करे, बल्कि कंपनियों का ये फंडामेंटल ड्यूटी और ये दायित्व अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के जरिए लागू होगा, जिसे सिर्फ दान या इच्छा आधारित काम नहीं माना जाएगा। इसी तरह पूरा मामला आखिर क्या है, तो अब देखिए इसमें सुनवाई कौन सी थी। ये जो बयान आया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं GIB इनसे जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया। ये जो मामला है राजस्थान गुजरात में क्रिटिकली एंडेंजर्ड पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के निवास स्थानों में जो बिजली परियोजना और पारिस्थितिकी पर प्रभाव के संबंध में था, यानी कि बिजली परियोजना के तहत ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो एक तरह से इनका निवास स्थान है उसको नुकसान पहुंच रहा था।
तो कोर्ट ने क्या कहा है, कंपनियों ने सीएसआर में पर्यावरण जोड़ना जरूरी है। सीएसआर क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केवल दान नहीं है बल्कि ये कंपनियों की संवैधानिक और वैधानिक यानी कि कानूनी जिम्मेदारी भी है। इसी तरह सीएसआर के तहत अब पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी, वन्य जीवों की रक्षा जैसे जो प्रोजेक्ट हैं वो भी शामिल होने अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसके अलावा कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने वाली इकाइयां नहीं है बल्कि समाज का एक हिस्सा मानी जाती। इसी वजह से उन्हें इस चीज का लाभ देना, समुदाय, प्रकृति के प्रति अपना जो दायित्व है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना चाहिए। इसके अलावा संविधान का हवाला दिया गया यहाँ पर, अनुच्छेद 51A(G) जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, जिसमें हर एक नागरिक का यह दायित्व है कि प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, इसमें आती हैं झील, आते हैं नदियां, वन्य जीव, उनको सुरक्षित रखना और सुधारना। और ये कहा कि एक कानूनी व्यक्ति जैसे कि कंपनी भी ये दायित्व साझा करता है, यानी कि कंपनी को भी ये सब जो है उसकी भी जिम्मेदारी है, उसका भी ये चीज एक तरह से कानूनी अधिकार, उसकी ड्यूटी है, कर्तव्य है। इसके अलावा अदालत क्या तर्क देती, अगर कंपनियां अपने आर्थिक कामकाज से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है तो वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। अगर किसी कंपनी के किसी भी काम से या फिर किसी इकाई एस्टेब्लिश करने से पर्यावरण को नुकसान होता है तो सबसे पहले उन्हें अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। सीएसआर के तहत पर्यावरण संरक्षण के काम करने से न केवल सामाजिक रूप से जिम्मेदार कहलाएंगी बल्कि संवैधानिक कर्तव्य भी निभाती है। इसके अलावा इसका प्रभाव क्या रहने वाला है, व्यापक प्रभाव। तो ये निर्णय केवल सीएसआर फंड देने का नियम नहीं है बल्कि एक बड़ा सिद्धांत भी शामिल करता है, इसमें स्थापित करता है कंपनियों को इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की रक्षा में एक्टिव होकर भूमिका निभानी पड़ेगी। अब उनको सिर्फ अपना फायदा नहीं बल्कि इकोलॉजी के बारे में भी, इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचना होगा। ये सिर्फ दान सीमित काम नहीं रह गया, यानी कि आप सिर्फ किसी एरिया को या फिर किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आप दान दे दें, ये सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि एक आपकी ड्यूटी भी, आपकी एक जिम्मेदारी भी है। इससे जो हमारा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी में जो बदलाव देखने को मिल रहा है या फिर उनको जो नुकसान पहुंच रहा है वो कम होगा। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब सीएसआर को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया। अब चलते हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। ये हमारा एडिटोरियल क्या कहता है, ये केरला की सिचुएशन के बारे में बात करता है। केरला 2.0 अ कॉल टू रिक्लेम द स्टेट्स फ्यूचर, यानी कि राज्य के भविष्य को पुनः प्राप्त करने का आह्वान। शशि थरूर जो है उनके द्वारा ये एडिटोरियल लिखा गया। एक मिनट। यहाँ पर सबसे पहले वो क्या बात करते हैं, केरला स्टैंड्स एट क्रॉसरोड्स, फॉर टू लॉन्ग वी हैव वॉच्ड द स्लो अनरेवलिंग ऑफ अ स्टेट वंस हेल्ड एज अ मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि केरल जो है एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है, बहुत लंबे समय से हम उस राज्य की धीरे धीरे जो बिखरता हुआ देख रहे हैं, जिसे कभी मानव विकास का आदर्श, यानी कि इसको ह्यूमन डेवलपमेंट का एक आदर्श, आइडियल माना जाता था, आज वो लगातार बिखरता जा रहा है। तो आज के संकट के समय संकट के जो संकेत हैं वो क्या कहते हैं, लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, पारिस्थितिकी का पतन हो रहा है, यानी कि इकोलॉजिकल कोलैप्स, फिस्कल डिसरैरी एंड अ गवर्नेंस कल्चर दैट टू ऑफन ड्रिफ्ट्स बिटवीन बैंकरप्ट इनर्शिया एंड पार्टीजन इम्प्रोविजेशन। यानी कि पारिस्थितिक का पतन हो रहा है, राजकोषीय अव्यवस्था हो रही है, एक ऐसी शासन संस्कृति जो अक्सर दिवालियेपन की निष्क्रियता, पक्षपातपूर्ण तत्कालिक उपायों के बीच भटकती रहती। फिर भी इसी निराशा के बीच उन्होंने कहा, मैं निराशावाद के आगे झुकने से इनकार करता हूं। शशि थरूर कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि अगर हम वास्तविकता का सामना करें, साहसिक सुधारों को अपनाएं तो केरल फिर से उठ खड़ा हो सकता है। दिस इज कॉल टू एक्शन। तो ये कार्यवाही का आह्वान है। इशू क्या है केरल में, लिस्ट उनकी क्या है, सबसे पहले केरला डेट हैज बैलून्ड टू unsustainable levels driven not by strategic investment but by a pattern of borrowing to plug routine deficits। यानी कि सबसे पहले जो केरल की ऋण, मतलब कि एक तरह से डेट, हम कर्ज की बात करें तो उसमें सबसे पहले ये बात की गई है। इसके अलावा वो क्या कहते हैं,
लगातार जीएसटी में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, कर संग्रह में अक्षमता, तो राजस्व आधार को और भी कम कर रही हैं केरल के। तो इसी तरह केरल में अलग अलग जो क्राइसिस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं। लेकिन यह संकट जो है वो नैतिक भी है, यानी कि एक तरह से मॉरल भी इसको माना जा रहा है। नैतिक कैसे? उन्होंने कहा है, हमने विशेषाधिकार की संस्कृति को जड़ पकड़ने दिए, जहां पर सब्सिडी की अपेक्षा की जाती है, जवाबदेही से बचा जाता है और श्रम की गरिमा का अक्सर जबरदस्ती बदल दिया जाता है। तो इसी तरह ऐसे में जो ये प्रॉब्लम्स है आनी बिल्कुल ही स्वाभाविक है। इसके अलावा उन्होंने और क्या यहाँ पर कहते हैं, दिस रिन्यूअल बिगिंस विद गवर्नेंस, केरला नीड्स अ गवर्नमेंट दैट लिसन्स, learns and leads, not one that merely promotes its own cadres। उन्होंने कहा है, नवीनीकरण की शुरुआत यही से नवीनीकरण शासन की शुरुआत होती है। केरल को एक ऐसी सरकार चाहिए जो सुने, सीखे, नेतृत्व करे, ऐसी नहीं जो सरकार केवल अपने कैडरों को ही बढ़ावा देती जाए। तो ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो वहां की जनता की, वहां की बात सुने, उसको समझे, उसको लागू करे। इसके अलावा एंड वी मस्ट कॉन्फ्रंट अ डीपर मलेज Malaysia, the politicians of everything, even the most routine administrative decisions are often filtered through Persian lenses. This has eroded public trust and stifled innovation। यानी कि उन्होंने कहा कि एक गहरी समस्या का सामना करना होगा। हर चीज का राजनीतिकरण, यहाँ तक कि सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय वो भी अक्सर पक्षपात पूर्ण नजरिए से लिए जाते हैं। इससे जनता का विश्वास कम होता है। नवाचार जो वो अवरुद्ध हो रहा है, यानी कि नवाचार, इनोवेशन जो है वो लगातार उसमें बाधाएं आती जा रही हैं। जब तो हर नियुक्ति, तबादला, नीति में एक छोटा मोटा बदलाव होता है, वो राजनीतिक लड़ाई का मैदान बन जाता है। तो हमें नौकरशाही का राजनीतिकरण खत्म करना होगा, योग्यता की सुरक्षा करनी होगी। इसके अलावा दलीय हितों पर जनहित को सर्वोच्च स्थान देना होगा। इसके साथ ये भी उतना ही जरूरी है कि उद्यम को अवरुद्ध करने वाले जितने भी नियमन हैं, यानी कि जितने भी हम यहाँ पर बॉडीज देखते हैं, तो जो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाए जाते हैं, उनके जाल को ध्वस्त कर दिया जाए, यानी कि खत्म कर दिया जाए। इसी तरह यहाँ पर उन्होंने अलग अलग बैरियर्स की बात कही, उनको तोड़ने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा द नीड टू थिंक बियॉन्ड रेमिटेंसेस, यहाँ पर क्या कहते हैं, जो एक तरह से रेमिटेंसेस आते हैं, उनसे परे होकर सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा है, हमें अपनी आर्थिक मॉडल पर भी विचार करना होगा, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है वो भी पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। इसी तरह रीथिंक करना होगा इस पर। केरला कैन नॉट थ्राइव ऑन रेमिटेंसेस एंड रिटेल अलोन, यानी कि केरला सिर्फ रेमिटेंसेस पर ही रिलाई नहीं रह सकता, सिर्फ इससे ही जिंदा, यानी कि अगर हम बात करें, निर्भर होकर नहीं रह सकता। हमें, उन्होंने कहा, ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना होगा जो हमारी शक्तियां, जिसमें हम बात करते हैं नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी को स्ट्रेंथन बनाए। तो इसी तरह अलग अलग तरह से आर्थिक गतिविधियों की भी जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमें अपने नागरिकों को भी, सिटीजन को भी इतना सशक्त या फिर संगठित करना होगा, जिससे क्या है, केरल बचत मिशन शुरू करना होगा। अनिवासी जो भारतीय, उनको राज्य विकास फंडों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित, यानी कि जो अदर स्टेट्स के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए, केरल में इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा पर्यटन, यानी कि टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसको एक तरह से उन्होंने कहा है कि इसको एक तमाशे के रूप में नहीं, बल्कि संस्कृति, समुदाय में एक अनुभव, एक्सपीरियंस के रूप में इसको सामने लेकर आना होगा। स्वास्थ्य सेवा, कल्याण के क्षेत्र में भी जो मजबूरियां हैं वो केरल को एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और जितनी भी अलग अलग प्रकार की समग्र चिकित्सा पद्धति हैं उनको शामिल करके जो चिकित्सा पर्यटन का एक वो भी अच्छा मौका बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह केरल को ऊपर उठाने की जरूरत है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, लंबे समय से केरल में, यानी कि केरल के जो एक तरह से गौरव रहे हैं, लेकिन अब इनकी जो चमक लगातार फीकी पड़ती जा रही है। तो केरल जो एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में काफी आगे था, लेकिन अब ये थोड़ा इसमें पिछड़ रहा है, तो इस चीजों को भी सुधारना होगा।
इसके अलावा कोविड-19 महामारी ने हमारी ताकत कमजोरियों दोनों को ही उजागर किया है और इससे सीखना होगा। ऐसी मजबूत प्रणालियां बनानी होगी जो सभी की सेवा करें, खास करके जो कमजोर वर्ग है उनकी। इसके अलावा उन्होंने कल्चर की बात कही है, जो केरल का कल्चर है उसको फिर से जिंदा करना होगा। यानी कि वहां पर अगर हम बात करें द लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु reminds us the true progress lies not in division but the upliftment. Let us teach our children not just history but empathy, not just heritage but hope. यानी कि श्री नारायण गुरु की जो विरासत है उन्हें वो क्या याद दिलाती है कि सच्ची प्रगति विभाजन में नहीं होती बल्कि उत्थान करने में होती। तो बच्चों को केवल इतिहास नहीं, उनको सहानुभूति, केवल विरासत नहीं बल्कि उनको होप, आशा भी सिखानी होगी। इसके अलावा और हमें केरल के आम नागरिक के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली जितनी भी समस्या है उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। केरल को 3 गंभीर संकटों का तत्काल सामना करना होगा, जो कि सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक एकता और पर्यावरण नशीली दवाइयों और कुत्तों को भी खतरे में डाल सकता है। इसी तरह अनियंत्रित पत्थर खनन, रेत खनन, अतिक्रमणों के कारण जो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी सिस्टम है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खतरे में है और हमारी नदियां, जंगल सब कुछ खतरे में डाल रहे हैं। इसके अलावा स्वच्छ हरित केरल मिशन 2030 जो योजना है, जो एक प्रोजेक्ट, ऐसी जरूरत है। युवाओं में जो नशीली दवाइयां, उनके संकट से निपटने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाने होंगे। मशहूर हस्तियों के जो नेतृत्व वाले जागरूकता अभियान चलाने होंगे, जो मतलब बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं या फिर जिनको जो वहां की जनता या फिर हम यंग जनरेशन की बात करें जिनको वो अपना रोल मॉडल मानती है, तो उनसे कुछ ऐसे मॉडलिंग या फिर कुछ ऐसे मैसेजेस जनता तक पहुंचाने होंगे ताकि लोग उन चीजों को फॉलो करें। इसके अलावा बिगिन द रीबिल्डिंग यानी कि पुनर्निर्माण की शुरुआत करनी होगी। यहाँ पर केरल का जो राजनीतिक विमर्श की बात करें तो काफी लंबे समय से वामपंथी बनाम दक्षिणपंथी, इसके साथ ही धर्मनिरपेक्ष बनाम सांप्रदायिक यानी कि लेफ्ट वर्सेस राइट, सेकुलर वर्सेस कम्युनल, कांग्रेस वर्सेस कम्युनिस्ट, बट नथिंग सेम्स टू चेंज, यानी कि कुछ इसमें चेंज नहीं देखा गया है। Yet the real divide is between क्रिटिसिज्म एंड पॉसिबिलिटी, यानी कि फिर भी जो असली विभाजन निराशावाद और संभावना के बीच। उन्होंने कहा कि आई चूज पॉसिबिलिटी, मैं संभावना को चुनता हूं। आई बिलीव पॉलिटिक्स कैन बी नोबल वोकेशन रूटेड इन सर्विस एंड गाइडेड बाय प्रिंसिपल। आई बिलीव लीडर्स मस्ट अर्न ट्रस्ट नॉट थ्रू स्लोगन्स बट थ्रू सब्सटेंसिव वर्क, यानी कि उन्होंने कहा है कि मैं संभावना को चुनूंगा, पॉसिबिलिटी को। उनका मानना है कि राजनीति एक नेक पेशा हो सकता है, सेवा में निहित सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होता है। यहाँ पर किसान, मछुआरे, शिक्षक, व्यापारी, नर्स और जितने भी नौकरशाह, उनको राजनेताओं के साथ जितनी भी बातचीत हुई है उनसे लेकर ये आकार लिया जाता है। इसके अलावा उन युवाओं की जो एस्पिरेशंस है उनको भी दर्शाता है, जिनका केरल के प्रति जो प्रेम काफी ज्यादा है। यानी कि अपनी अगर हम स्टेट की बात करें, अपने जो हम होम टाउन की बात करें या फिर हम होम स्टेट की बात करें तो उनसे जो प्यार करते हैं तो उनके लिए ये काफी ज्यादा मायने रखता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है, शशि थरूर क्या कहते हैं, मैं उनसे और सभी मलयाली लोगों से कहना चाहूंगा, निष्क्रिय विलाप का समय जो वो समाप्त हो चुका है। द टाइम फॉर पैसिव लेमेंट इज ओवर, द टाइम फॉर एक्टिव रिन्यूअल हैज कम, यानी कि सक्रिय नवीनीकरण का समय आ चुका है। Let us build a Kerala that is physically prudent, ecologically resilient, economically vibrant, and socially just. Let us move beyond cynicism. The title of an exciting new book on the way forward for Kerala, and reclaim the promise of our land, not with nostalgia but with vision, not with rhetoric but with resolve, not with division but with unity. Kerala deserves nothing less, यानी कि निराशावाद से परे आगे बढ़ना होगा, अपनी भूमि के वादे को फिर से प्राप्त करना होगा, अतीत की यादों से नहीं बल्कि अब दूरदृष्टि से, वाक्यपटुता से नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प से, विभाजन से नहीं बल्कि एकता से अपने जो राष्ट्र है, अपने जो एक तरह से
बात करें हम जो भूमि है, अपनी भूमि उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो केरल इससे कम का हकदार नहीं है, यानी कि केरल को ये सब कुछ मिलना चाहिए, केरल इसको डिजर्व करता है, इससे कम कुछ भी नहीं। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये केरल की जो एक तरह से केरल में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसको लेकर ये एडिटोरियल है जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखा गया था। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या आ रही है, ये है चाइना। यहाँ पर चाइना रिक्वेस्ट WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेशंस विद इंडिया ओवर ICT टैरिफ्स। यानी कि चीन ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी टैरिफ को लेकर भारत के साथ विश्व व्यापार संगठन में परामर्श का अनुरोध किया है। ठीक है, अब हुआ क्या है, 19 दिसंबर 2025 को चीन ने WTO में भारत के खिलाफ आधिकारिक परामर्श की मांग दर्ज कराई। ये जो अनुरोध है भारत के द्वारा सूचना संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा लगाए गए जो टैरिफ है यानी कि आयात शुल्क के खिलाफ है। इसके अलावा चीन ने भारत की जो सोलर उद्योग है यानी कि फोटोवोल्टिक उद्योग को दी जा रही सब्सिडी को भी विवाद का एक हिस्सा बताया गया। चीन क्या दावा करता है इसको लेकर, चीन क्या दावा करता है कि भारत का जो ICT टैरिफ है और सोलर सब्सिडी WTO के नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। विशेष रूप से ये जो कदम है WTO की राष्ट्रीय उपचार नीति यानी कि नेशनल ट्रीटमेंट और बाउंड टैरिफ कमिटमेंट्स के खिलाफ है। चीन आरोप लगाता है इससे जो घरेलू उद्योग है उसको अनुचित लाभ भी मिल सकता है। चीन के जो हित है, निर्यात के हित है, उनको नुकसान होगा। तो WTO में परामर्श का मतलब क्या है, WTO के विवाद समाधान तंत्र के तहत किसी देश के द्वारा शिकायत शुरू करने का पहला कदम क्या होता है, परामर्श या फिर कंसल्टेशंस होता है। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच क्या होना चाहिए, बातचीत, यानी कि बातचीत की जाएगी, समझौते की कोशिश करना। अगर परामर्श से समाधान नहीं निकलता तो अगला इसका जो चरण यानी कि नेक्स्ट फेज क्या रहेगा, इसमें WTO एक पैनल गठन करेगा इस मुद्दे को पक्षकार निर्णय देगा। तो ये कितनी बड़ी बात है, इसको देखते हैं। चीन की ये दूसरी, यानी कि पहले भी इसने एक शिकायत दर्ज की थी, इसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट पर थी, अब जो है WTO को दूसरी शिकायत दर्ज की है। और पहली जो शिकायत थी भारत की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं EV और जो बैटरी सब्सिडी है उसको लेकर अक्टूबर में की थी। ICT जो उत्पाद है उनको में चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, इसलिए भारत का जो टैरिफ नीति है उसका सीधा असर उसके निर्यात पर पड़ सकता है। तो भारत की स्थिति इसमें क्या, अभी तक भारत ने कोई भी इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। इसके अलावा आमतौर पर ऐसे मामलों में जो देश हैं वो WTO के जो नियमों के अनुरूप कार्यवाही होने, घरेलू उद्योग संरक्षण के औचित्यों को भी अपने सामने रखते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं WTO के जो भी आदेश आएंगे उनको भारत को मान्य पड़ सकते हैं। इसी तरह कारण क्या है कि ICT जो उत्पाद है यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैरिफ लगाया जा रहा है, सोलर सब्सिडी जो है वो नीतियां बनाई जा रही हैं। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो चीन जो है वो कहीं ना कहीं भारत की तरक्की हम कह लें या फिर भारत की हम प्रोग्रेस से कह लें तो कहीं ना कहीं जो चीन है उससे थोड़ा सा जेलसी फील करता है। इसी तरह अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो चीन भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत है। भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके साथ ही मशीनरी, API, दवाइयों का जो कच्चा माल होता है, ICT उपकरण, ये बहुत सारी मात्रा में इंपोर्ट करता है। भारत का चीन के साथ भारी व्यापार घाटा चल रहा है। इसके अलावा भारत की रणनीति क्या है, आयात पर टैरिफ लगातार बढ़ाता जा रहा है ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा चिंता क्या है कि चीन के जो निर्यात हित है वो प्रभावित होंगे। अगर भारत उनके प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाएगा तो चीन के उत्पाद ज्यादा भारत में नहीं बिक पाएंगे। इसी वजह से जो चीन है उसने WTO में फिर से एक शिकायत दर्ज कर दी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की द हिंदू न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, कौन सी है, हिमालय, ईस्टर्न घाट, अरावलीज, वेस्टर्न घाट। तो सही ऑप्शन आपने कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की न्यूज, मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।